आप उनको ओपन चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज दे रहे हैं। लालू जी यादव के बेटा नहीं होते तो उनको कोई नोटिस नहीं लेता बिहार में साहब। उनका ऐसा नौवीं फेल तो कितना है वो आ रहा है बिहार के गली गली में। कम से कम ईमानदार है, बताते तो हैं क्या नौबत फेल है। वो कहाँ से ईमानदार है साहब, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिन पर नौकरी के बदले जमीन 42 एकड़ 43 एकड़ जमीन पटना शहर में जिस आदमी के नाम पर है, रेलवे में नौकरी के बदले वो आदमी अपने को ईमानदार कहेगा। 15 बरस के राजद शासन को हम हाई कोर्ट ने जंगल राज बताया। ये नौवीं फेल को यही घोटालेबाज नीतीश सरकार को अब कोई पूछने वाला है। सुने हैं जो नीतीश बाबू भी यात्रा पर निकल रहा है, महिला यात्रा निकाल रहा है। तो महिला यात्रा क्या है जानते हैं? उनका महिला यात्रा जितना है गांव में जो स्वयं सहायता समूह चलाती है महिलाएं, उन्हीं महिलाओं को जिला प्रशासन के तरफ से गाड़ी भेज के बुलाया जाता है। जिला स्तर पर एक बड़ा सामियाना लगा दिया जाता है। उन महिलाओं को उसमें बैठा के भोजन वोजन करा के बैठा दिया जाता है। नीतीश बाबू जाते हैं, भाषण भूषण करके और उसी महिला को समझा के चले आते हैं। यही उनका महिला सम्मेलन है। मैं अपने आप को जीवन भर में माफ नहीं कर पाऊंगा, न मेरे बच्चे और न मेरे समाज के लोग मुझे माफ करेंगे। मतलब वो कहानी क्या था कि आपको उस पद यात्रा से निकाल करके और प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया? प्रशांत किशोर के करीबी या उनके कोई परिवार आप हैं इसलिए आपको मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया? चार्टर विमान पर चलने वाला आदमी आज जमीन पर चल रहा है, गोड़ में पाँव में छाले पड़ रहे हैं, टेबल में चोट लग रहा है। यह आदमी सही मायने में बिहार को बदलना चाहते हैं। सेल्फी ग्रुप, सेल्फी गैंग, जब प्रशांत जी के पास हमलावर होता था, आता था उनका सेल्फी लेने के लिए नौजवान लड़के, तो उसमें धक्का धुक्की में मैं गिरा भी, जेवन में चोटें भी आई। नमस्कार, अभी हमारे साथ संजय कुमार ठाकुर सर हैं जो कि जन स्वराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हैं, और आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप भी प्रवक्ता बनने से पहले जन स्वराज में यात्रा करते थे? जी, पदयात्री था मैं, और पूरे पूर्वी चंपारण, पश्चिम शिवहर जिला, गोपालगंज जिला, सिवान जिला तक मैंने पदयात्रा करी। उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर जिला और सीतामढ़ी जिला में पदयात्रा करी है। तो पदयात्रा करते थे उस समय आप प्रवक्ता थे, तो क्या मतलब वो कहानी क्या था कि आपको उस पदयात्रा से निकाल करके और प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया? जिस समय मैं पदयात्री था उस समय केवल एक साधारण जन स्वराजी कार्यकर्ता था। उस समय किसी पद पर नहीं था और पदयात्रा ही हम सबका मकसद था। लेकिन गांव की सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में आदरणीय प्रशांत जी के साथ पदयात्रा करने और सभाओं को संबोधित करने का शताधिक बार मौका मैसर हुआ। और मेरे जज्बे से, मेरे कार्यकुशलता से, मेरी तन्मयता से और जन स्वराज के प्रति आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व के प्रति जो मेरा समर्पण था, उस समर्पण से प्रभावित होकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पहले तो मुझे बिहार विधान परिषद का जो चुनाव था सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, जिसमें अफाक अहमद साहब को कैंडिडेट बनाया गया, तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आदेश पर मैं पूर्वी चंपारण जिला के प्रभारी के रूप में, उस चुनाव के प्रभारी के रूप में वहां भेजा गया। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन और निष्ठा के साथ, पूरी शुचिता और शुद्धता के साथ मैंने उसमें मेहनत करी। चुनाव प्रभारी बनाया करके पूर्वी चंपारण भेजा गया और वहां पूरी ताकत और निष्ठा से मेहनत करके अफाक अहमद साहब को विजयी बनाने में जो भी बन पड़ा, हमने अपना योगदान दिया अपने साथियों के साथ, पूरा जन स्वराजी की टीम के साथ, सब लोगों को जोड़ करके, सब लोगों से मेहनत करा के और उसमें सफलता ली। उसके बाद संगठन का निर्माण हुआ और हमको वहाँ जिला का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। अच्छा। तो वहाँ भी हमने अपनी दक्षता साबित की और बेहतर तरीके से इस पद का संचालन किया। उसके बाद 4 महीना के लिए हमको सुगौली विधानसभा क्षेत्र में संगठन को दुरुस्त करने की जवाबदेही सौंपी गई। तो उसको भी हमने पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ वहाँ गांव तक, पंचायत स्तर तक हमने संगठन खड़ा किया और मजबूत बनाया जन स्वराज को उस इलाके में, सुगौली, रमगढ़वा, सब जगह। फिर जिला के भी प्रत्येक प्रखंडों में, प्रत्येक अनुमंडलों में जब भी बैठकें होती रही, मैं वहाँ
मौजूद रहा और जन स्वराजी साथियों को उत्साहित करने, उन्हें प्रेरित करने और जन स्वराज का जो कंसेप्ट है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, उस सोच को जन जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करता रहा। फिर उसके बाद पद यात्रा में मैं चला गया मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जिला में प्रवेश किया। सीतामढ़ी जिला की पद यात्रा कर ही रहा था तो 12 अक्टूबर 2023 को आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आदेश हुआ कि आप पटना जाइए और बिहार के मीडिया को, बिहार को देखिए, मुख्य प्रवक्ता का दायित्व संभालिए, मीडिया प्रभारी का भी दायित्व संभालिए और मीडिया के साथियों को जोड़कर जन स्वराज के विचार के साथ लाइए। तो 18 अक्टूबर 2023 को मैं यहाँ आया और योगदान दिया। तब से लगातार सभी समाचार चैनलों, समाचार पत्रों, छोटे से लेकर बड़े अखबारों, यूट्यूबर साथियों को जोड़ने का काम किया। करीब करीब मैंने 150 यूट्यूबर साथियों को अपने साथ जोड़ रखा है और सभी राष्ट्रीय और बिहार स्तर के जितने भी टीवी चैनल्स हैं, सबके साथ हमने बहुत बेहतर मधुर संबंध बनाए। अखबारों के साथ मेरा पहले से भी संबंध रहा, क्योंकि मैं अखबारी दुनिया का ही लोग रहा हूँ। मैं 35 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ और 35 वर्षों से पूर्वी चंपारण जिला पत्रकार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, अभी भी हूँ। तो इसलिए मेरा जो संबंध पत्रकारों से शुरू से रहा है और मेरे परिवार में भी पत्रकारिता बड़ी से जुड़े लोग हैं। मेरा छोटा भाई नक्षत्र टीवी चैनल का संपादक है। मेरे बड़े भाई यहाँ मीडिया सर्किल से बहुत मजबूती से जुड़े रहे। मेरा एक भतीजा TV9 भारतवर्ष का, देश का सबसे मान्यता पत्रकार है। इस तरह से मेरे परिवार में भी पत्रकारिता से लगाव है, तो उस सब का लाभ मिलता रहा और हम जन स्वराज को, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की बातों को, उनकी भावनाओं को मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाते रहे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर के करीबी या उनके कोई परिवार आप हैं इसलिए आपको मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया है? नहीं। या मतलब कुछ मतलब इस तरह का कुछ, या जो मेहनत करता है प्रशांत किशोर उसे ऊपर बढ़ाते हैं? बस मेहनत का फल है। मैंने श्रम किया है ईमानदारी से, शुचिता से और कर्तव्य निष्ठा के साथ। मैंने जो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है और जन स्वराज के प्रति जो मेरा जज्बा है, बिहार को बदलने का जो मेरा जज्बा है, इस जज्बे का लाभ उसको मिला है, मेरी मेहनत का लाभ मिला है। मैं प्रशांत किशोर जी से उसके पहले न तो जुड़ा था, न उनको उनसे कोई नजदीकी थी। सारा संबंध मेरा पद यात्रा के दौरान ही बना है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा परिवार स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवार रहा है। मेरे दादा पंडित बंशीधर ठाकुर जी उद्भट स्वाधीनता सेनानी थे। जमींदार होते हुए भी वो स्वाधीनता संघर्ष में क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों की मदद करते थे और उनका सहयोग देते थे। उसी के संगति में आकर मेरे पिताजी 9वीं तक 10वीं तक पढ़े थे और कॉलेज से ही उन्होंने 1936 में, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा के बिहार के अध्यक्ष थे, वो मेरे दरवाजे पर गए और उन्होंने मेरे बाबा से मेरे पिताजी को मांग लिया और कहा जी अब ये स्वाधीनता सेनानी के रूप में हमारे साथ रहेंगे। तो वो स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। और आपको यह भी जानना चाहिए कि सिलभद्रिया जी, जिनको रेड फोर्ट की सजा मिली थी, जिन्होंने नेवी रेवोल्यूशन कराया था बंबई में, उनके साथ केन सांडिल्य, पतिराम सोनार, केदारमणि शुक्ल, कमलनाथ तिवारी, जो काकोरी कांड के एक्यूज रहे हैं। काकोरी कांड आजादी के संघर्ष में बहुत बड़ा कांड है, तो उसके उनको काला पानी की सजा मिली थी। कमलनाथ तिवारी सरीखे लोगों के साथ मेरे पिताजी श्याम सुंदर ठाकुर जी आजादी के संघर्ष में सहयोगी थे और आजादी की लड़ाई लड़ी और जीवन भर, आजादी मिलने के बाद जीवन भर अपने पंचायत के मुखिया रहे। मेरी पत्नी भी 10 बरस तक मुखिया रही हैं अपने पंचायत की। और यही जज्बा, जब आदरणीय प्रशांत जी का यूट्यूब पर सुनता था, मैं अखबार का ब्यूरो चीफ हूँ
और जब हमारे रिपोर्टर्स उनकी खबर हम तक भेजते थे, खबर को मैं बड़ी प्रमुखता से छापता था, उनका वीडियो देखता था, उनकी बातें सुनती थी। तो आपके यहाँ जो बागीस जी काम कर रहे हैं सोशल मीडिया में, बागीस जी ने मेरे यहाँ कोशिश करी, मेरे पुत्र के मित्र हैं, दोनों एक साथ इंजीनियरिंग किए हुए हैं। तो बागीस ने मुझे कन्विंस किया, समझाया कि भैया आप अब छोड़िए, राजनीति में चलिए। तो राजनीतिक समझ तो मेरी थी ही पहले से भी, और मैं राजनीति में एक्टिव रहा भी था, लेकिन इससे दूरी बना लिया था, क्योंकि राजनीति, बिहार की राजनीति इतनी प्रदूषित हो चुकी थी कि जिसमें मेरे जैसे लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। ईमानदारी, नैतिकता और सुचिता का घोर अभाव है राजनीतिक दलों में, और यहाँ पैसे से लोग टिकट बेचते हैं। ये राजनीति अब एक दुकानदारी बनी हुई थी। इस वजह से मैं राजनीति से अलग होकर फिर से अपनी पत्रकारिता की जिंदगी में वापस लौट गया था। लेकिन जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी को सुना, इनको समझा, इनके बातों को समझा, तो मैंने महसूस किया कि साहब ये आदमी ईमानदारी से अपना सारा कारोबार छोड़ करके, अपना सुख सुविधा छोड़ के, आप उनको ओपन चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज दे रहे हैं। लालू जी यादव के बेटा नहीं होते तो उनको कोई नोटिस नहीं लेता बिहार में साहब। उनका ऐसा नौमी फेल तक कितना है आ रहा है बिहार के गली गली में। चार्टर विमान पर चलने वाला आदमी आज जमीन पर चल रहा है, गोड़ में पांव में छाले पड़ रहे हैं, टेबल में चोट लग रहा है। यह आदमी सही मायने में बिहार को बदलना चाहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर मेरे जैसा आदमी, जिसके खून में स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का खून भरा हो, अगर इस बिहार के आजादी के इस संघर्ष में सारथी नहीं बनूं, साथी नहीं बनूं, कंधा न लगाऊं, तो मैं अपने आप को जीवन भर में माफ नहीं कर पाऊंगा, न मेरे बच्चे और न मेरे समाज के लोग मुझे माफ करेंगे। इसलिए मैंने इनके साथ जुड़ना और इनकी पद यात्रा में फर्स्ट डे मैं बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी बातचीत के अटैची उठाया और इनकी पद यात्रा में जाकर शामिल हो गया। ये आपकी पद यात्रा का कहानी है इनका, और इन्होंने यहाँ पे अपनी बातों से यह सिद्ध किया कि जन स्वराज में कोई पैरवी, कोई सोर्स या कोई परिवारवाद नहीं चलता, बल्कि मेहनत और परिश्रम जो करते हैं उन्हें ही ऊपर उठाया जाता है। इसका जीता जागता और प्रूफ हमारे बीच आदरणीय श्री संजय कुमार ठाकुर सर हैं, और इन्होंने बताया। अच्छा सर, यात्रा में जब आप चलें इतने जिलों में, तो चलते चलते ऐसा नहीं हुआ कभी पैर में दर्द हो गया, सर हो गया, बुखार लग गया, और फिर भी मतलब कि तप रहा है शरीर, फिर भी कैंप यहाँ से उखड़ करके कहीं और लग रहा है और वहां जाना है और फिर यात्रा करना है 30 किलोमीटर? देखिए, मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ। अच्छा। यात्रा जब कर रहा था मैं, तो धूप भी लगती थी, छांव भी मिलते थे, वर्षा के फुहारे भी पड़ते थे, पाँव में कठिनाइयां भी होती थी, लेकिन मैंने ये महसूस नहीं होने दिया और चलता रहा। क्योंकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी चल रहे थे, उनके साथ साथ मैं भी चल रहा था, और ये बात बार बार चर्चा होती थी कि भाई आप, हमसे प्रशांत सर ही पूछते थे कि आप थक तो नहीं रहे हैं, आपने कभी इतना यात्रा करी? हम कहे नहीं, कभी नहीं की। बैद्यनाथ धाम जब जाता था तो पैदल चलता था, केवल साल में एक बार 5 दिन 7 दिन की यात्रा होती थी, तो उसमें पदयात्री रहता था। इतनी लंबी यात्रा एक साथ करने का मौका मैसर नहीं हुआ। 2-3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक में रेगुलर करता था, इसलिए हमको यात्रा करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कई बार तो मैंने गिरा भी। ये जो लड़के लोग जो सेल्फी ग्रुप, सेल्फी गैंग, जब प्रशांत जी के पास हमलावर होता था, आता था उनका सेल्फी लेने के लिए नौजवान लड़के, तो उसमें धक्का धुक्की में मैं गिरा भी, ठेहुन में चोटें भी आई, रक्त स्राव भी हुए। लेकिन उस दिन तो मैं नहीं यात्रा कर पाया, मेडिकल ट्रीटमेंट मेरा कराना पड़ा, गाड़ी से ही मैं साथ साथ रहा। लेकिन दूसरे दिन से फिर मैं दौड़ने लगा, तो कभी मैंने अपने को थका महसूस नहीं किया। मेरी उम्र 59 वर्ष की हो चुकी है, फिर भी मैंने कभी अपने आप को जवान समझता हूँ और कभी थका हुआ महसूस नहीं किया। चलता रहा और निरंतर गति से चलता रहा, इसमें कोई हमको परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो लोग कह रहे हैं जे पकौड़ा में 5 स्टार सुविधा है, ये राजनीतिक पार्टियां जो आरोप लगाती हैं, मेरा न्योता होगा तेजस्वी यादव। हाँ, वैसे लोग
आवे एक दिन हमारे पद यात्रा में चल के हमारे पकोड़ा में रह के अपना दिनचर्या बिता लें, तो मैं मान लूं जहां वो बिहार के सही मायने में नेतृत्व करने के लायक है। नहीं सकेंगे तो यात्रा वो स्टार्ट कर रहे हैं। अरे वो यात्रा वो गाड़ी यात्रा है, वो पद यात्रा थोड़े है। कहियो पद यात्रा उनसे नहीं होने वाला है, कभी नहीं होगा, जीवन में कभी नहीं होगा। मतलब पांच को गांव घूमिए नहीं सकते हैं। आप उनको ओपन चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज दे रहे हैं। लालू जी यादव के बेटा नहीं होते तो उनको कोई नोटिस नहीं लेता बिहार में साहब। उनका ऐसा नौमी फेल तक कितना है आ रहा है बिहार के गली गली में। कम से कम ईमानदार है, बताते तो हैं कि हम नौमा फेल हैं। वो कहाँ से ईमानदार है साहब, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिन पर नौकरी के बदले जमीन 42 एकड़ 43 एकड़ जमीन पटना शहर में जिस आदमी के नाम पर है, रेलवे में नौकरी के बदले, वो आदमी अपने को ईमानदार कहेगा। कल ही जो राजभवन मार्च हुआ है, अच्छा, राजद वालों ने मार्च किया था और हंसी लग रही है, कितना हास्यास्पद है कि जिस राजद के राज में भ्रष्टाचार, लूट खसोट, हत्या, बलात्कार, रंगदारी, फिरौती, अपहरण, सामूहिक हत्या जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं बिहार के माथे पर कलंक के रूप में अंकित है, जिस शासन 15 बरस के राजद शासन को हम हाई कोर्ट ने जंगल राज बताया, जिस शासन से की चर्चा सुन करके आज भी बिहारी सिहर उठते हैं, वो आदमी अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालता है, राजभवन जाता है, और जिसमें जो डेलीगेशन गए थे उसमें मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आधा दर्जन से ऐसे पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक थे जिन पर दर्जनों मुकदमा, आपराधिक मुकदमा विभिन्न थानों में दर्ज है, और वो राजभवन में अपराध के खिलाफ डेलीगेशन लेके मेमोरेंडम देने गए थे। ये कितना हास्यास्पद और विरोधाभासी है, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। राजद भी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है, अपराध के खिलाफ बात करता है, तो यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, और बिहार के लोगों को किस तरह से बुड़बक बनाया जा रहा है, झांसा दिया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, वो प्रयास तो कर रहे हैं सुधारने का। नहीं, वो सुधरने वाला है ये नहीं है, क्या सुधारेंगे? जनता अब उनके, देखिए वो राजद के लालू यादव जी के पुत्र हैं, इसलिए राजद के नेता है। वो बिहार के नेता न है, न बनेंगे, न बनने वाले हैं। मतलब बिहार के जनता इस बार नहीं चुनेगा? सवाल ही नहीं है, कहां से चुनेगा, किस मेरिट से चुनेगा, जब उसके सामने आदरणीय प्रशांत किशोर जैसा विकल्प उपलब्ध है, जो उद्भट विद्वान है, जो कुशल राजनीतिक रणनीतिकार है, जो कुशल चुनावी प्रबंधक है, जिसके पास सरस्वती का वरद हस्त प्राप्त है, जिसकी विद्वता का लोहा भारत के तमाम राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता स्वीकारते हैं। जिस बड़े बड़े राजनेताओं को संकट की स्थिति आती है तो प्रशांत किशोर जी से मार्गदर्शन मांगने आते हैं, उस आदमी को जनता न चुनेगी। ये नौमी फेल को, ये घोटालेबाज नीतीश सरकार को अब कोई पूछने वाला है? क्या कहते हैं इसको, पलटू चचा को? तो बिहार के जनता अपना विकल्प चुन चुका है, जो एकदम विकल्प जनसुराज मजबूती के साथ विकल्प बन चुका है। और जितने बिहार के सही सोच वाले लोग हैं, जिनके पास बिहार को बदलने, बिहार के बच्चों की तकदीर और तस्वीर को बदलने का जज्बा है, वो तमाम लोग सभी राजनीतिक दलों को अपना दल छोड़ करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। जमीन पर जनता भी जुड़ रही है, और जितने छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जो अभी तक उत्पीड़ित रहे हैं अपने राजनीतिक दलों से, अपने नेताओं से, वो तमाम लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए बिहार में इनकलाब आ रहा है, बड़ी आंधी उखड़ने वाली है, और बड़ा तब्दीली आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा, ये नोट करिए। और जनसुराज तीसरा विकल्प, मजबूत विकल्प, सशक्त विकल्प बन चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू गठबंधन भी परेशान है और राजद वाले भी परेशान है। इसलिए नहीं लोग अब यात्रा पर निकल रहे हैं, कोई कार्यकर्ता यात्रा कर रहा है, कोई गाड़ी यात्रा कर रहा है, कोई जाके अपनी अपनी बात जनता को फिर बुड़बक ठगने का काम ही लोग करेगा। ये काम शुरू है। सुने हैं जो नीतीश बाबू भी यात्रा पर निकल रहे हैं, महिला यात्रा निकाल रहा है। तो महिला यात्रा क्या है जानते हैं? उनका महिला यात्रा जितना है
गांव में जो स्वयं सहायता समूह चलाती है महिलाएं, हाँ। उन्हीं महिलाओं को जिला प्रशासन के तरफ से गाड़ी भेज के बुलाया जाता है। जिला स्तर पर एगो बड़ा सामियाना लगा दिया जाता है, उन महिलाओं को उसमें बैठा के भोजन वोजन करा के बैठा दिया जाता है। नीतीश बाबू जाते हैं, भाषण भूषण करके और उसी महिला को समझा के चले आते हैं। यही उनका महिला सम्मेलन है। मतलब कि प्रशांत किशोर जैसे ग्राउंड पे उतर करके गांव की जो माता बहन हैं, जो घर में खाना बनाती हैं, बच्चों को खेती भी करते हैं, वो सब कुछ छोड़ करके जैसे प्रशांत किशोर की सभा सुनने आते हैं। तो आपका क्या नाम है कि नीतीश कुमार वैसे नहीं करते हैं? सवाल ही नहीं अपन घर मतलब सरकारी गाड़ी भेजते हैं, हाँ। और उस पे महिलाओं को बैठाते हैं, हाँ। और बैठा करके बुलाते हैं, और बुला करके फिर उनको समझाते हैं और कहते हैं कि मेरा महिला सम्मेलन। आप सरकार से सूचना के अधिकार के तहत मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। अब तक जितना उनका उनकी रैलियां हुई है, जितना उनका कार्यक्रम हुआ है, चाहे जिसमें महिला का कार्यक्रम हो चाहे जनरल कार्यक्रम हो, सब सरकारी खर्चे पर होता है साहब। आप निकाल के बता लीजिए, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये इन लोगों को महिला से कोई मतलब नहीं है। ये कहते ना है शराबबंदी की बात करते ना है, जो शराबबंदी से महिला से पूछ के किए हैं, महिला बड़ा खुश है। तो मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ। शराबबंदी जब से हुई है, शराबबंदी जब से हुई है तब से 6.5 लाख लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये लोग अति पिछड़े समाज से हैं, दलित समाज से हैं, अकलियत समाज से हैं, गरीब और दबे कुचले समाज से हैं। और इन 6.5 लाख परिवार के लोग, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके बेटियां क्या प्रताड़ित नहीं हो रही है? क्या उनको आंगन से निकल करके थाना में, वकील के यहाँ, कोर्ट में, कचहरी में चक्कर लगाना नहीं पड़ रहा है? कितना प्रताड़ित है अंदाजा कर सकते हैं। 1.25 लाख लोग अभी जेल में बंद हैं, जिनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। उनकी जमानत के लिए उनके परिवार के लोग, उनकी महिलाएं, उनके बच्चे कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगा रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। इसलिए इस शासन में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित अगर कोई है तो वो महिला है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, जनता का सुंदर राज जब बन जाएगा, तो 1 घंटे के अंदर में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि इससे 2 नुकसान है। एक तो महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, दूसरा नुकसान है 20,000 करोड़ सालाना बिहार सरकार का बजटीय नुकसान है, वित्तीय नुकसान है। तो वो उस 20,000 में हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसलिए गरीब राज्य है बिहार, जिसको 20,000 करोड़ का सालाना नुकसान कितना घातक है। एक और आंकड़ा आपको मैं बताऊं कि नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट दिया है भारत सरकार को, जिसमें साबित किया है कि बिहार देश का सबसे अशिक्षित, सबसे गरीब, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य है, जहां से मजदूरों का भारी संख्या में पलायन होता है। तो दूसरा आंकड़ा जो बिहार सरकार ने सर्वेक्षण कराया है, आर्थिक सर्वेक्षण, तो आया है कि 2020 में 1,91,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार पर कर्ज था। वह कर्ज बढ़ करके 31 मार्च 2023 को 2,94,000 करोड़ रुपया हो चुका है। यानी एक बच्चा जो आज जन्म ले रहा है, माँ के गर्भ से धरती पर आ रहा है, वह 19,000 रुपया कर्जा लेके आ रहा है। बिहार का बच्चा इस गरीबी में, इस दुर्दशा में राजद की और कांग्रेस की और नीतीश कुमार की 19 वर्षों की सरकार ने पहुंचा दिया है बिहार को। जहां इतनी गरीबी है, इतनी फटेहाली मुफलिसी है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, मुसलमानों के मसाइल पर कभी कोई चर्चा नहीं हो रही है, दलित भाइयों के समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, अति पिछड़ा भाइयों की समस्या जो गरीबी है, परेशानी है, फटेहाली है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, जो बेरोजगार नौजवान मजबूर होकर बिहार छोड़ के भाग रहे हैं, उस पर कोई पार्टी काम नहीं कर रहा है। और प्रशांत किशोर जी चिल्ला के कह रहे हैं साहब जब हमारी सरकार आएगी तो हम नेतरहाट से उच्च स्तरीय विद्यालयों की स्थापना प्रत्येक प्रखंड में करेंगे। 5 साल में 5 नेतरहाट से उच्च स्तरीय वैश्विक स्तर के शैक्षणिक संस्थान हम हर ब्लॉक में खोलेंगे। उन्होंने घोषणा करी है कि साहब हम 15 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे, उनको भोजन भी देंगे, उनको वस्त्र भी देंगे, उनको पुस्तक भी देंगे, और
15 बरस से 55 बरस तक के बेरोजगार नौजवानों को हम रोजगार देंगे, रोजी रोटी देंगे, उनके रोजगार का संसाधन उपलब्ध कराएंगे, उनको धन मुहैया कराएंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर व्यवसाय करें। महिलाएं जो रोजगार चाहती है उनके लिए ये स्वरोजगार योजना चलाया जाएगा, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा, कम ब्याज पर सभी को कर्ज दिए जाएंगे ताकि वो अपना व्यवसाय कर सके। तो जहां खेती किसानी को मुनाफेदार बनाने का कार्यक्रम हमारा बन रहा है, हमारा कार्यक्रम है कि हर पंचायत में 1000-1200 नौजवानों को, लोगों को, बेरोजगारों को वहीं पर उनके गांव में रोजगार दिया जाए। जो बिहार में संयुक्त परिवार की अवधारणा थी वो खत्म हो चुकी है। आप गांव में घूम रहे होंगे, देखते होंगे, हम लोग पदयात्रा के दौरान देखा है, गांव में महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए रुके हुए हैं, अब बूढ़ बुजुर्ग हैं, बाकी बीच का जो 20 बरिस 25 बरिस से लेकर के अब 55 बरिस के लोग हैं वो आपको गांव में नहीं दिखाई देंगे। 15 बरस से कम उम्र के लोग गांव में दिखाई देंगे। भाग गया है लोग, गांव छोड़ करके नौकरी कर रहा है, बाल बच्चा से भेंट नहीं, पत्नी से भेंट नहीं, माता पिता बीमार पड़ता है तो उसकी सेवा कराने में दिक्कत है। तो ये परेशानी बिहार के लोग झेल रहे हैं, बरसों से झेल रहे हैं, और इस परेशानी में पहुंचाने के लिए कांग्रेस जितना जिम्मेदार है उतना ही राजद का 15 बरस का शासन जिम्मेदार है, उतना ही 19 बरस का नीतीश कुमार का शासन जिम्मेदार है, जिसने शिक्षा व्यवस्था को, बेरोजगारी को, सब मामले को इसने रसातल में पहुंचा। बार बार बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को रसातल में कर दी। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार तो बीपीएससी के टीचर के बहाली ला करके बीपीएससी से टीचर बहाल किए हैं। हाँ, तो बीपीएससी से कौन बहाल हुआ है? डोमिसाइल सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया। हमारे जो बिहार में इतनी बेरोजगारी है, बिहार के लोग भाग करके दूसरे राज्य में जाके मजदूरी कर रहे हैं और आप दूसरे राज्य के लोगों को बुला के बिहार में नौकरी दे रहे हैं। ये बीपीएससी में कौन पास किया है? बीपीएससी में 50% वैसे टीचर आए हैं जो हमारे यहाँ पहले से टीचर बहाल थे। अच्छा। वो सेवा परिवर्तन के लिए, बेहतर लाभ के लिए दोबारा परीक्षा देकर बीपीएससी से फिर से टीचर बने हैं। अब 50% बिहार से बाहर के लोग आकर के हमारे नौकरी पर कब्जा कर लिया। मतलब जो युवा है उसको कम मिला है रोजगार? कुछ नहीं, मुश्किल से 10 से 15% बिहार के नए लड़कों को, नए युवाओं को रोजगार मिल पाया है। बाकी दिल्ली वाले, लखनऊ वाले, उत्तर प्रदेश वाले, हरियाणा, पंजाब और कलकत्ता वाले नौकरी ले लिए, आके आपके यहाँ नौकरी कर रहा है। जाइए कि कोई मिडिल स्कूल बाकी नहीं है जहाँ दूसरे स्टेट के टीचर नहीं गए हैं। तो अपने स्टेट के साथ आप मजाक कर रहे हैं। जिस राज्य में इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, उसमें आप डोमिसाइल सिस्टम को खत्म कर दिया। क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ सरकार चला रहे थे, तब ये डोमिसाइल सिस्टम खत्म किया गया है। ये जो नौजवानों को झांसा दे रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जो हम नौकरी दे देंगे। कहां से नौकरी दे देंगे? आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो बार बार कह रहे हैं जो 75 साल की आजादी में 1.97% लोगों को ही अभी तक नौकरी मिली है। जहां 13 करोड़ की आबादी है उसमें 1.7% लोगों को अभी तक 75 साल में नौकरी मिली है, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक। तो नौकरी है कहां साहब? तो रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। 2% मान लीजिए जो अगर नौकरी मिली, तो इसके अलावा जो लोग बेरोजगार हैं उसके लिए कौन सा उपाय किया इन्होंने? कुछ नहीं। आपके यहाँ से बुद्धि का पलायन हो रहा है, आपके यहाँ से धन का पलायन हो रहा है, आपके यहाँ से श्रम शक्ति का पलायन हो रहा है, सब तो पलायन हो रहा है। धन का पलायन है, CDR रेशियो आप जानते होइएगा, आदरणीय प्रशांत जी बार बार कहते हैं जो CDR जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी है, जो बिहार का धन बैंकों में सुरक्षित जमा है उस धन का साल भर में आकलन किया जाता है, और जितनी राशि बैंक में पड़ी रह जाती है, जो अनुपयुक्त राशि है जिसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं निकाल रहे हैं, खर्च से अधिक राशि हमारी वहां पड़ी हुई है, तो उस राशि को हम लोगों के रोजगार के लिए, कल कारखाना खोलने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, ट्रैक्टर किनने के लिए, गाड़ी घोड़ा किनने के लिए, व्यवसाय बिजनेस करने के लिए, दुकान चलाने के लिए, मत्स्य पालन के लिए, खेती किसानी करने के लिए ऋण के रूप में देना है। गो पालन करने के लिए, मवेशी पालन करने के लिए किसानों को ऋण देना है। लेकिन आपके यहाँ 35% मात्र ऋण दिए जा रहे हैं, बाकी जो 65% रुपया दूसरे जगह चला जा रहा है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको ये बैंक भेज दे रहा है। अब जानते हैं जी इस सिस्टम का चेयरमैन कौन होता है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उसके चेयरमैन। अच्छा। तब
उस रुपया को रोक नहीं रहे हैं, हमारे नौजवानों को दे नहीं रहे हैं। मतलब नीयत में खोट है। ये चाहते हैं जो बिहार गरीब और अशिक्षित बना रहे, ताकि हमारे बहकाने और फुसलाने में आता रहे, हमको वोट देता रहे। ये दोनों राजनीतिक दल यही काम कर रहा है। एगो हिंदू मुसलमान करता है भारतीय जनता पार्टी, उसका दूसरा कोई धंधा नहीं है। 10 बरस से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। बिहार ने गुजरात से ज्यादा सांसद दिया है। पहली बार भी 35-36 सांसद दिया था 14 में, फिर 19 में 39 सांसद दिया, इस बार 30 सांसद दिया। क्या किए हैं 10 बरस में? जब नीति आयोग का रिपोर्ट उनके टेबल पर है, जब बिहार सबसे गरीब अशिक्षित है, बेरोजगारी वाला है, तो कहे नहीं अडानी अंबानी यहाँ फैक्ट्री खोल रहा है, कहे नहीं यहाँ कारखाने चलाए जा रहे हैं, कहे नहीं यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए और अच्छी शिक्षा देने के लिए वो कोई पहल कर रहा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो बार बार सवाल उठाते हैं जो नरेंद्र मोदी जी साबित करें, उनका दल का लोग साबित करें जो 1 मिनट के लिए भी कभी बिहार के अधिकारियों, दिल्ली के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री जी बिहार की गरीबी, फटेहाली, अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दे पर कोई समीक्षा बैठक की हो कि इसका निदान कैसे होगा, क्या निदान निकाले जाए, आज तक नहीं किया उन्होंने। तो वो तो धोखा दे ही रहे हैं। भाजपा ही सभी दिन भर झूठ बोलता है, दो को डिप्टी सीएम है, ये सब खाली झूठ बोलने का काम करता है। जनता का काम ये सब नहीं कर रहा है, विकास नहीं हो रहा है। आपका कहने का मतलब है कि बिहार में विकास बस प्रशांत किशोर करेंगे? एकदम करेंगे। जब प्रशांत किशोर जी की सरकार बनेगी, देखिए ये प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी कि बिहार की जनता की सरकार बनेगी। मतलब प्रशांत किशोर जी की रणनीति से, प्रशांत किशोर जी के प्रयास से बिहार की जनता की सरकार बनेगी। तो हम नौजवानों को रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देंगे, खेती किसानी को लाभदायक बनाएंगे, मुनाफेदार बनाएंगे। जो अभी पेट पोसने का धंधा है उसको ठीक करेंगे, मुनाफेदार बनाएंगे। नौजवानों को रोजगार के सभी गेट खोल दिए जाएंगे, सभी तरह के संसाधन दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, बिहार के नौजवानों को रोजगार देने के साथ साथ जो बिहारी देश के दूसरे हिस्से में है, मजदूरी करने गया है, काम करने गया है, सबको न्योता जाएगा, सबको बुलाया जाएगा और यहीं पर सबको जो जिस विभाग का स्पेशलिस्ट होगा उसको उसी तरह का कारखाना खोलने, उसी तरह का लघु उद्योग बनाने, स्थापित करने, उसी तरह का कारोबार चलाने के लिए उसको सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। ये योजना है साहब। अभी 4 जगह उपचुनाव है, जो कि जनसुराज कह रही है कि जनसुराज भी बड़े मजबूती के साथ लड़ेगी। तो ये चारों चुनाव की रणनीति क्या रहेगी, कैसे? क्योंकि एक क्षेत्र है इमामगंज, एक क्षेत्र है ये बेला है, तरारी है, रामगढ़ है, तो जनसुराज कैसे यहाँ अपना मतलब कि? देखिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इस संबंध में घोषणा करी है। अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव का डेट ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव का डेट ऐलान होने दीजिए, हमारी तैयारी चल रही है और जनसुराज के साथी इन सभी चारों क्षेत्रों में सक्रिय हैं, लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं।